गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम करेंगे पाठ हिंदी फर्स्ट में पाठ 4 अक्षय ऊर्जा, भविष्य की ऊर्जा। ऊर्जा किसे कहते हैं? शक्ति को, है नी। आज इसके बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं पाठ। बातों बातों में लगातार काम करने के बाद हमें थकावट क्यों महसूस होती है? और फिर है, विद्यालय में भोजन अवकाश क्यों होता है? अगला प्रश्न है, घर में पंखा, बल्ब, रेफ्रिजरेटर, टीवी आदि किससे चलते हैं? और अगला प्रश्न, जो कभी ना समाप्त हो उसे क्या कहते हैं? इन सब प्रश्न आप पाठ पढ़िए। इन सब प्रश्नों को उत्तर आपको पाठ में मिलेंगे। ऊर्जा हमारे तन और मन दोनों की ज़रूरत है। हमारी दैनिक गतिविधियाँ भी विद्युत के रूप में ऊर्जा द्वारा ही संचालित होती है। इसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन ऊर्जा को लगातार बढ़ते प्रयोग से इसके परंपरागत स्रोतों के समाप्त होने की आशंका बढ़ गई है। इसलिए उन विकल्पों की ओर ध्यान देना आवश्यक है जो अक्षय हो, यानी जिनका प्राकृतिक रूप से पुनर्चक्रण होता रहे। यह पाठ ऐसे ही ऊर्जा स्रोतों की चर्चा करता है। तब पढ़ते हैं इस पाठ को। ऊर्जा प्रकृति के स्वतंत्र रूप से मौजूद है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह आंतरिक रूप से के द्वारा चालित है। ऊर्जा आधुनिक जीवन शैली का भी अविभाज्य अंग है। इसके बिना आधुनिक सभ्यता के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऊर्जा और पर्यावरण के संबंध को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। वास्तव में भौतिक सुख सुविधाओं को पाने के प्रयास और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में अत्यधिक ऊर्जा का प्रयोग हो रहा है, जिससे वातावरण में 3 ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ता जा रहा है। इसका परिणाम है ओजोन भारत का क्षरण और धरती का बढ़ता ताप। इसलिए ऊर्जा के अन्य विकल्पों के विकास और शोध की आवश्यकता महसूस की जा रही है। समझ गए ना प्रकृति के बारे में, ऊर्जा के बारे में? आप किसकी आवश्यकता महसूस हो रही है? जो हमारी धरती पर इतनी ऊर्जा है उसके विकल्प के विकास, यानी नए नए हमारे कैसे हो जिससे हमारी ऊर्जा बढ़े। जिन स्रोतों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वे 2 प्रकार के हैं। पहला अनवीकरणीय स्रोत और दूसरा नवीकरणीय स्रोत। अनवीकरणीय या परंपरागत स्रोत वे हैं जिनका निर्माण लाखों करोड़ों वर्षों की प्राकृतिक प्रक्रिया से फलस्वरूप हुआ है। यह सीमित मात्रा में उपलब्ध है क्योंकि इसका पुनर्भरण संभव नहीं है। कोयला, गैस, पेट्रोलियम आदि ऐसे ही परंपरागत स्रोत हैं जो मानवीय कार्यकलापों द्वारा समाप्त हो जाते हैं और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा भी है। ऊर्जा के वे विकल्प जो पूरणीय हैं और पर्यावरण का कोई हानि नहीं पहुंचाते, उन्हें नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा स्रोत के रूप में जाना जाता है। अक्षय ऊर्जा स्रोत अबाध रूप से भारी मात्रा में उपलब्ध होने के साथ साथ सुरक्षित और भरोसेमंद हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वार से प्राप्त ऊर्जा, जैव ऊर्जा आदि अक्षय ऊर्जा के स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। इसमें सबसे पहले है हमारी सौर ऊर्जा, यानी सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। सूर्य अनंत ऊर्जा का स्रोत है और पृथ्वी पर उपलब्ध प्राकृतिक ऊर्जा का मूल आधार भी है। सौर ऊर्जा का भंडार होने के कारण यह ईंधन का सबसे आदर्श और सर्वव्यापी स्रोत है। सूर्य से सीधे प्राप्त होने वाली ऊर्जा अत्यधिक विस्तारित है और प्रदूषण मुक्त भी। सौर ऊर्जा रोशनी व ऊष्मा दोनों रूपों में प्राप्त होती है। सौर ऊष्मा का उपयोग अनाज को सुखाने, पानी गर्म करने, खाना पकाने, वातानुकूल जल परिष्करण तथा विद्युत ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। सूर्य के प्रकाश को फोटोवोल्टाइक प्रणाली द्वारा रूपांतरित करके बिजली बनाई जाती है। इस बिजली से घरों में रोशनी के अलावा टेलीविज़न, रेडियो, पंखे तथा सौर जल पंप भी चलाए जा सकते हैं। रेगिस्तानी, पहाड़ी
द्वीपीय जंगली इलाके जहाँ प्रचलित ग्रिड प्रणाली द्वारा आसानी से बिजली नहीं पहुँच पाती, ऐसे दुर्गम क्षेत्रों के विकास में फोटोवोल्टाइक प्रणाली से चलने वाले यंत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सौर जल ऊष्मक के प्रयोग से जल की भारी मात्रा को 60 डिग्री से 70 डिग्री तक गर्म किया जा सकता है। घरेलू प्रयोग और विभिन्न उद्योगों के लिए यह बहुत उपयोगी है। सोलर कुकर आजकल शहरों और गांवों में समान रूप से लोकप्रिय हैं। इसमें पकाए जाने वाले भोज्य पदार्थ अधिक पौष्टिक और लंबे समय तक ताज़ा रहते हैं। सौर जल पंप ग्रामीण अंचलों में पेयजल एवं सिंचाई के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं और सौर वायु ऊष्मक का व्यापक प्रयोग अनाज, चाय पत्ती, लकड़ी, मसाले आदि को सुखाने में किया जाता है। सौर लालटेन को सूरज की रोशनी में 6 से 8 घंटे चार्ज करने की आवश्यकता होती है। इसके बाद यह बिना किसी खर्च के 3 घंटे तक रोशनी दे सकती है। यह केरोसिन आधारित लालटेन, डिबरी, पेट्रोमैक्स आदि का आदर्श और हानि रहित विकल्प है। समझे? अब यह था सौर ऊर्जा जो हमें सूर्य से प्राप्त होती है और इसे 6 से 7 घंटे में चार्ज करने के बाद यह हमें 3 घंटे की बिजली देता है। अब आते हैं हम पवन ऊर्जा पर। पवन ऊर्जा बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा है। वायु निःशुल्क और प्रचुरता में से उपलब्ध है। पवन ऊर्जा के उत्पादन से किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं होता है। पवन ऊर्जा के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है, जिनके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा से परिवर्तित की हो जाती है। इसे जनरेटरों की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर लिया जाता है। पवन ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने का एक कारगर विकल्प है। इसमें ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करके पर्यावरणीय समस्याओं को बढ़ाने वाली विषैली गैसों के उत्सर्जन जैसी समस्या भी नहीं है। पवन ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण और रखरखाव सुरक्षित है। इस प्रणाली को वायु की स्थिति के अनुकूल कहीं भी लगाया जा सकता है। इसके लिए ना तो अधिक भूमि की आवश्यकता होती है और ना ही यह अधिक खर्चीली है। इसलिए पवन ऊर्जा को सबसे कम व्यय वाले आकर्षक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। अब आते हैं हम जल विद्युत ऊर्जा, जो जल से बनती ऊर्जा। गिरते हुए या बहते हुए जल से प्राप्त की गई विद्युत शक्ति को जल विद्युत ऊर्जा कहते हैं। विश्व की संपूर्ण विद्युत शक्ति का 1/3 भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। इसके उत्पादन के लिए नदियों के किनारे बांध बनाकर प्रचुर मात्रा में पानी जमा किया जाता है, जिसे खुली नहर अथवा नालों द्वारा बिजली घर तक ले जाया जाता है। पानी में निहित गतिज ऊर्जा के उपयोग से बिजली घर स्थित बड़े बड़े टरबाइन चलाए जाते हैं। इन टरबाइनों की आंतरिक ऊर्जा की विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर दिया जाता है। जल विद्युत परियोजनाएं सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, पर्यटन, मत्स्य पालन आदि के लिए लाभकारी है। सुदूर क्षेत्रों में स्थित होने के कारण पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए भी उपयोगी है। यानी आजकल जो हमारी ऊर्जा चल रही है, किससे चल रही है? जल विद्युत जल से बन रही है लाइट बिजली। अब आते हैं ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा। समुद्र में आने वाले ज्वार भाटे के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को टरबाइनों की मदद से विद्युत में बदल दिया जाता है। इसमें पानी ऊपर चढ़ने और उतरने दोनों स्थितियों में विद्युत शक्ति पैदा होती है। इसे लहर ऊर्जा भी कहते हैं। हालांकि इसका अभी बहुत कम उपयोग प्रारंभ हो पाया है, किंतु निकट भविष्य के लिए इसमें अगर अपार ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता निहित है। यानी अभी आने वाले समय में ज्वार भाटे से बिजली उत्पन्न होनी शुरू हो जाएगी। अब आते हैं जैव ऊर्जा। धरती पर मौजूद संपूर्ण वनस्पति और जीव पदार्थों को बायोमास कहते हैं। इनसे प्राप्त ऊर्जा ही जैव ऊर्जा है। बायोमास मानव को ज्ञात सबसे पुराना ऊर्जा स्रोत है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा जो भोजन बनाते हैं
वह रासायनिक ऊर्जा के रूप में उनमें इकट्ठा होता है। इस ऊर्जा को विभिन्न विधियों से जैव ऊर्जा में बदला जा सकता है। जैव ऊर्जा का उपयोग कई प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले है ठोस रूप में। खाना पकाने के लिए लकड़ी, पशुओं के गोबर, कृषि अपशिष्ट, घास फूस आदि को जलाकर प्रयोग करते हैं। अब दूसरा द्रव रूप में। पौधों में पाए जाने वाले स्टार्च या शर्करा से बने एथेनॉल तथा वनस्पति तेलों से बने बायोडीजल का उपयोग सीधे ही या फिर थोड़े बहुत परिवर्तन कर साथ वाहनों में पेट्रोल के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। हवाई गैस रूप में। पशुओं के व्यर्थ पदार्थ तथा कचरे आदि को बायोगैस प्लांट में बायोगैस में बदल दिया जाता है। रसोई में उपयोग के साथ साथ इसके डीजल पंप सेट भी चला सकते हैं। गैस रूप में रूपांतरित होने के बाद बचे हुए अपशिष्ट का इस्तेमाल खाद के रूप में किया जाता है। यह निश्चित है कि आने वाले कुछ हजार वर्षों में हमारा परंपरागत ऊर्जा भंडार समाप्त हो जाएगा। यह तथ्य को देखते हुए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का विकास व उपयोग आज की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित रखना एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए सभी देश प्रयासरत हैं। निश्चित रूप से 21वीं शताब्दी का स्वरूप अक्षय ऊर्जा के आधार पर निर्धारित होने वाला है और यही अक्षय विकास का मुख्य स्तंभ है। समझ गए? ऊर्जा किन किन चीज़ों से प्राप्त होती है हमें? सौर से, सूरज से, पवन से और बचे खुचे कूड़े करकट से भी बिजली बनती है। ठीक है, अब इसके आज तो आप कर लिया, उसके शब्द आपको कॉपी में करने हैं।